Hi everyone, I'm your Aditya sir. Thank you again very much for clicking this video. एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के YouTube चैनल पे। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जी हाँ, डी फार्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सफलता हासिल करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं डी फार्म सेकेंड ईयर में। डी फार्म सेकेंड ईयर में आपको एक केमिस्ट्री और पढ़ना है जिसका नाम है बायो केमिस्ट्री। बिल्कुल परेशान मत होइए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से बायो केमिस्ट्री काफी इजी और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो काफी मजा आने वाला है, काफी कुछ सीखने वाले हैं आप डी फार्म सेकेंड ईयर के बायो केमिस्ट्री में। तो आज के इस लेक्चर में इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाली जो सेकेंड ईयर की जर्नी है इसमें आप बायो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं और देखते हैं बायो केमिस्ट्री का सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ओके चलिए, तो बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, नाम से पता चल रहा है पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी में आखिर हम लोग क्यों जाते हैं, कोई चीज जांच कराने। ठीक है, कभी देखते नहीं KFT करा लीजिए, LFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, आपके लीवर की पूरी जांच होती है, किडनी की जांच होती है, कहाँ पे पैथोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं कुछ पैथोलॉजी से भी रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ बायो केमिस्ट्री में। बायो केमिस्ट्री क्या है, सिंपल है, बायो मतलब लाइफ, जीवन। ठीक है, और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का नाम सुनते एक ही चीज मन में आता है कि कहीं ना कहीं रिएक्शन हो रहा है, कोई केमिकल की बात हो रही है, कोई कंपाउंड की बात हो रही है। ठीक है, कोई एटम अणु जिसको बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल हो गया, उसकी बात हो रही है। तो लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रिलेशन है, सीधे थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग मॉर्निंग में खाना खाते हैं, ठीक है, इवनिंग में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, जब भी हमें टाइम होता है हम खाना खाते हैं। खाना तो खा लिए, लेकिन खाना सुबह खाए तो हमें एनर्जी कैसे पूरे दिन मेंटेन रहती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि खाना जिस टाइम खा रहे हैं उसी टाइम एनर्जी ऊर्जा मिल रहा हो। आखिर हमारे बॉडी में ताकत रहता है, हमको दौड़ने कहा जाए तो हम दौड़ लेते हैं, आखिर एनर्जी धीरे धीरे कैसे मिलता जाता है। ठीक है, फिर भूख लगता है, फिर खाना खाते हैं। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस कर रहे होते हैं, मतलब जो हम लोग खाना खाने और पचाने का काम करते हैं। ओके, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में धीरे धीरे वर्क करता है, रिएक्शंस करता रहता है। एंजाइम है, तो वो सब कहीं ना कहीं हमको पढ़ना है बायो केमिस्ट्री में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आने वाला है जब आप इसको पढ़ेंगे। तो ऐसे ही इसका सबसे पहले कोर्स कोड को देख लेते हैं। इसका कोर्स कोड है ER20-23T। ठीक है, कोर्स कोड याद रखिएगा, वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले चैप्टर को देखते हैं कि चैप्टर पहला क्या है, क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, आखिर बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसका छोटा सा परिचय देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है फार्मेसी में। फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है, थोड़ा सा इसको भी समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, आराम से एक ही बार आप लेक्चर देखेंगे याद हो जाएगा। इसके बाद सेल पता नहीं कितनी बार आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, HAP वगैरह, HAP में भी पढ़े थे। ठीक है, और पहले भी आप सेल के बारे में पढ़ चुके हैं जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका पढ़ेंगे और इसके जो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। बस यही छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट, काफी इजी है, आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो है ना इजी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। अभी आगे और देखिए फिर बताइएगा। चैप्टर नंबर सेकंड है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग खाते हैं ना, चावल खाते हैं, चावल में क्या मिलता है, कहते नहीं कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, कार्ब्स मिलता है। तो ये इस कार्बोहाइड्रेट्स आखिर होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। जहां केमिकल आ गया तो कहीं ना कहीं बात हो रही स्ट्रक्चर की या फिर रिएक्शन की। जहां भी केमिकल वर्ड मतलब जुड़ा होता है, समझ जाइएगा कि कुछ स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कुछ या फिर रिएक्शंस की बात हो रही है, जो कि हम लोग बहुत आराम से बहुत इजी तरीके से देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में ही आता है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब ये मोनोसैकेराइड्स क्या है, डाइसैकेराइड्स क्या है, पॉलीसैकेराइड्स क्या है, जिसमें देखिए स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज पढ़ेंगे, गैलेक्टोज पढ़ेंगे, माल्टोज पढ़ेंगे। डाइसैकेराइड्स में थोड़ा सा लग रहा है ना कि मिक्सअप हो रहा है, जब पढ़ाएंगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आप इसको कैटेगराइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ सर ये तो सच में बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद नीचे पढ़ना है क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट का मतलब होता है गुणात्मक परीक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आते रहते हैं। जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे या लिपिड पढ़ेंगे, सबका क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ना पड़ता है, जिसको बोलते हैं गुणात्मक परीक्षण। तो कार्बोहाइड्रेट का भी हम कहीं ना कहीं गुणात्मक परीक्षण, क्वालिटेटिव टेस्ट करके देखेंगे। कैसे? कुछ केमिकल लेके देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। हमारा जो सैंपल है जिसमें हमको पता करना है कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट की है कि नहीं है, तो कुछ केमिकल से हम उसका रिएक्शन कराएंगे और पता करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे? तो कलर से पता करते हैं। इस कलर का शो कर दिया तो कार्बोहाइड्रेट है, नहीं शो किया तो नहीं है। जो कि हम जब पढ़ाएंगे तो आपको सब चीजें क्लियर करा देंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी टॉपिक है आपका, ये भी आपको इजी से आ जाएगा, ठीक है। बड़ा देख के मत घबराइएगा कि सर बहुत बड़ा है, कैसे याद होगा? आसानी से याद होगा, ट्रस्ट में, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आपका है प्रोटीन। प्रोटीन आप लोग अक्सर खाते होंगे, आपके दाल में प्रोटीन है। कुछ लोग जिम जाते हैं तो प्रोटीन पाउडर भी लेते होंगे, दूध में मिला के खाते हैं। अब प्रोटीन एक्चुअल में क्या है, कितनी मात्रा में लेना है, थोड़ा सा हमको यहाँ पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। इसके डिफिनीशन को देखेंगे, क्लासिफिकेशन को देखेंगे, आखिर प्रोटीन कितने क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्रोटीन को किस कैटेगरी में बांटा गया है, कितने टाइप्स के ये क्लासिफाइड किए गए हैं। बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी विद एग्जांपल, ठीक है। संगठन और उसके घुलनशीलता के आधार पर देखेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, ओके। डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड पता है ना कि अमीनो एसिड जो होता है वो क्या होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका? प्रोटीन का। मतलब बहुत सारे खंड, अमीनो जो प्रोटीन होता है बहुत सारे खंड बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है, किसके? अमीनो एसिड के। तो कहीं ना कहीं अमीनो एसिड मिलता जुलता है किससे? प्रोटीन से। बहुत सारे जो अमीनो एसिड मिलेंगे तो क्या बनेंगे? प्रोटीन बनेंगे। थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड देखेंगे बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल। सॉरी, केमिकल नेचर और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, सारी चीजों को इजी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। तो चैप्टर नंबर 2 आपका कार्बोहाइड्रेट था, चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कुछ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री है तो स्ट्रक्चर तो पढ़ना पड़ेगा, उससे पीछा कैसे छूट सकता है। तो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, 4 लेवल के जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं उसको देखेंगे अच्छे तरीके से। फिर देखिए यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट आ गया और बायोलॉजिकल रोल, ठीक है। आप प्रोटीन एंड अमीनो एसिड दोनों के क्वालिटेटिव टेस्ट, गुणात्मक परीक्षण देखेंगे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिसका टेस्ट किए थे और कैसे पता चल रहा है कि इसमें प्रोटीन या अमीनो एसिड है कि नहीं है, ओके। तो बहुत ईजी है। डिजीज रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। अब देखिए क्या कह रहा है, मल न्यूट्रिशन मतलब होता है कि कमी, ठीक है, जिसको हिंदी में कुपोषण कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डिफिशियंसी। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या क्या है। प्रोटीन, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे होने वाले रोग क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लास्ट वाले टॉपिक में। तो है ना इंटरेस्टिंग, जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हम यही कहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री को आप इस तरह से पढ़िए कि पूरे लाइफ में काम आए, सिर्फ डी फार्मा का एग्जाम पास करने के लिए नहीं, क्योंकि आपको प्रोटीन पूरी जिंदगी लेना है, कार्बोहाइड्रेट पूरी जिंदगी खाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है लिपिड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बाद एक और चैप्टर है लिपिड, जिसको फैट कहते हैं। आप लोग घी खाते हैं, ठीक है, दही लेते हैं, ओके, मक्खन खाते हैं, तो क्या है ये सब? लिपिड ही तो है, फैट्स ही तो है, ऑयल्स एंड फैट्स। तो लिपिड क्या है, इसके डिफिनीशन को देखेंगे। ये कितने प्रकार का है, कहते हैं कि हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, ये हम बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे लिपिड पढ़ के। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ऑयल्स एंड फैट्स। ये फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, सारी चीजें देखने वाले हैं। फैटी एसिड क्लासिफिकेशन, फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। केमिकल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल। तो कुछ केमिकल और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कितना छोटा छोटा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, चैप्टर नंबर 3 प्रोटीन भी इजी है, 4 लिपिड भी इजी है, ठीक है। और आपका क्या है लिपिड में? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल का आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है, बहुत इजी है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ईयर में जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जैसे डायजीपाम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर थे, जैसे आप पढ़े थे प्रोपेनोलाल का हो गया, ठीक है, क्यूटोकोनाजोल का हो गया, जो ड्रग्स थे, वो सबका स्ट्रक्चर कितना बड़ा बड़ा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको छोटे स्ट्रक्चर रहेंगे जो कि बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। लाइपोप्रोटीन क्या होता है, टाइप्स, कंपोजिशन, फंक्शन इन द बॉडी। लाइपोप्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शन ऑफ लिपिड, देखिए फिर यहाँ पे भी क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ना है, मतलब गुणात्मक परीक्षण पढ़ना है और उसके कार्य भी पढ़ना है, किसके, लिपिड के। तो क्वालिटेटिव टेस्ट बहुत आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 आपका है बहुत प्यारा सा न्यूक्लिक एसिड, न जाने कितनी बार आप पढ़े होंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल डीएनए और आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं। इसको आप कैसे भूल सकते हैं, हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए, इसका क्या रोल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ओके, तो डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। डिफिनीशन देखेंगे क्या है न्यूक्लिक एसिड का, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। प्यूरिन होता है, पैरिमिडीन बेस होते हैं, कुछ नाइट्रोजनस बेस होता है ना डीएनए के स्ट्रक्चर में, अगर आप लोग देखे होंगे तो ये पूरा मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह होता है। किसकी तरह होता है, मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह। थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर को और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत अच्छे से बन जाता, ठीक है। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ऐसे होता है मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह, ठीक है। इस तरह से आप देखे होंगे स्ट्रक्चर। एक मिनट, ठीक इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे अंदर आप देख पाते हैं कुछ नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखे होंगे डीएनए का, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और ये जो होता है यहाँ पे देखे होंगे ये कुछ नाइट्रोजनियस क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, बताइए क्या क्या होते हैं, कमेंट में बताइएगा। इसको अगर हम बता देंगे तो मजा नहीं आएगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे दें, ATGC, ठीक है, ATGC। अब बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, ओके। चलिए, तो आप लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, उसके पायरीन और पायरिमिडीन बेसिस के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जांपल। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में बस अगर बेस आपको पता है ना, छोटा सा डिफरेंस है वो हम बता देंगे आपको। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक, ये अपना डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा दिए थे, क्या बताए थे, इनके अकॉर्डिंग डीएनए का स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आरएनए और दियर फंक्शन, आरएनए के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से याद हो जाएगा, बहुत आसानी तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ा देंगे। चैप्टर नंबर 5 तक यही था। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो एंजाइम। एंजाइम में क्या पढ़ना है, डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज एंड IUPAC क्लासिफिकेशन। जाहिर सी बात है एंजाइम के बारे में पढ़ना है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम अगर सीधी सीधी भाषा में बात करें तो ये एक्सीलेटर का काम करता है। जैसे कार होता है ना, कार या गाड़ी कोई भी होता है, उसमें जब हम एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं तो गाड़ी बहुत तेज भागता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में एंजाइम का रोल है। हमारे बॉडी में खाना खाए बहुत धीरे धीरे पच रहा है, एंजाइम क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या करेगा, फास्ट कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। एंजाइम करता है जो रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में उसको बढ़ा देता है, ठीक है। जो भी चीजें हमारे बॉडी में जैसे मेटाबोलाइट हो रहा है, कोई भी खाना पचाने का एंजाइम काम कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो रिएक्शन को बढ़ा दे रहा है, जिससे क्या होता है, एक्टिविटी तेज हो जाती है, वो काम जल्दी होता है। तो एंजाइम का काम क्या है कि रिएक्शन को बढ़ाना, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। अब एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि बात करें टेम्परेचर, तापमान क्या बढ़ जाता है, ठीक है, बुखार हो जाता है, तब भी एंजाइम उतने अच्छे से काम करते हैं। हमारे बॉडी में पीएच होता है, पीएच घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सब बेसिक चीजें हैं जिसको हम बता देंगे तो आप समझ जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स। अब देखिए एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब किस मैकेनिज्म से फ्लो करता है, किस मैकेनिज्म से एक्शन देता है हमारे बॉडी में, ठीक है। वो कार्य करने की विधि क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। याद आ रहा है कुछ, ताला चाबी सिद्धांत, बिल्कुल वैसा ही कुछ पढ़ना है आपको यहाँ पे भी। एंजाइम इनहिबिटर मतलब क्या होता है, जो एंजाइम को रोक दे। बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं ना जिसके रिलीज होने से हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। जैसे कोई बताइए, बिल्कुल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ पढ़े थे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन में पढ़े थे आप। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कैप्टोप्रिल याद आ रहा है, बिल्कुल उसका एग्जांपल था कैप्टोप्रिल। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको अगर हमारे बॉडी में ये चीज रिलीज हो रहा है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसका हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं, जो कि इस एंजाइम को क्या करे, इनहिबिट कर दे, रोक दे। तो क्या होता है इनहिबिटर्स, इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में पढ़े थे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम ACE इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते थे, ACE इनहिबिटर, ठीक है। याद आया, कहां पढ़े थे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन में। चलिए
थेरापेटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के थेरापेटिक और कुछ इंपॉर्टेंस महत्व क्या है इसके बारे में देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ओके, चैप्टर नंबर 7 लो जी, आ गया विटामिन। आपका कितनी बात सुने होंगे कि भैया आपकी ये विटामिन की कमी है, डॉक्टर कहते होंगे नहीं ये विटामिन लीजिए, इसमें ये विटामिन मिलता है, विटामिन की कमी है। तो विटामिन क्या होता है, दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, कहाँ से हमको क्या खाने से विटामिन मिलता है, इसके केमिकल नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, कोएंजाइम क्या होता है। ठीक है, विटामिन हमको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, उसके डिफिशियंसी डिजीज, अगर विटामिन की कमी हो जाए तो उससे कमी से होने वाले रोग क्या क्या है। फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, वही बात है, दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो जिसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। चैप्टर नंबर 8 बायोकेमिस्ट्री का सबसे कह सकते हैं कि जिस चैप्टर मतलब बायोकेमिस्ट्री का अगर स्टूडेंट किसी चैप्टर से डरते हैं तो चैप्टर नंबर 8 से डरते हैं। यही एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा बच्चों को डर लगता है, थोड़ा सा कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पढ़ना है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, मेटाबॉलिज्म क्या करता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या करता है कि इसको मेटाबोलाइट करने का काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, जिससे एंजाइम के साथ मिलकर रिएक्शन को फास्ट किया जा सके। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। स्टडी ऑफ साइकिल पाथवे विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर, बहुत सारे कुछ साइकिल्स होते हैं, कुछ पाथवे होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारी साइकिल चल रहे होते हैं, कुछ पाथवे होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें बहुत अच्छे से देखेंगे, पढ़ नहीं लिए हैं, पढ़ना है, जिसमें बहुत अच्छे से देखेंगे कैसे ये प्राइमरी सोर्स होता है, एनर्जी कैसे मिलता है, तो उसी को मेटाबोलाइट करेंगे, मतलब कैसे देखेंगे और क्या क्या फॉर्म होता है मेटाबॉलिज्म में। जैसे ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है। ठीक है, टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल का नाम सुने हैं ना, बिल्कुल टीसीए साइकिल के बारे में देखेंगे। एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल का कैसे रेगुलेट हो रहा है हमारे बॉडी में, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, और डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो असामान्य हो जाए तो उससे होने वाले क्या क्या डिजीज है इसके बारे में देखेंगे। है ना इंटरेस्टिंग, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो बहुत आराम से आप पढ़ लेंगे। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे तो जितना चैप्टर आप पढ़ के आए हैं अभी चैप्टर नंबर 2, 3, 4 उसी का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड मतलब लाइपोलिसिस क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जिसको पैल्मिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, कीटोजेनेसिस एंड कीटोलिसिस ये सब क्या है। डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड के जो मेटाबॉलिज्म है उसके असामान्य होने के कारण क्या क्या डिजीज होते हैं वही सब पढ़ेंगे। फैटी लीवर हो गया। ठीक है, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया हो गया। ठीक है, ये सब क्या चीजें होते हैं, कीटो एसिडोसिस होता है, ये सब क्या टर्म है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लेंगे। टर्म अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ने जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अभी मेटाबॉलिज्म अभी क्या खत्म हो गया नहीं, अभी और है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन कहाँ गया, प्रोटीन भी पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड जिसको प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसका भी वही सारी चीजें पढ़ना है कि जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, अमीनो एसिड के साथ रिएक्शंस देखेंगे, उसका महत्व क्या है इसको देखेंगे। ओके, यूरिया साइकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखने वाले हैं। डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, सारी चीजें पढ़ेंगे एकदम आराम से। सबसे कह तो रहे थे कि चैप्टर नंबर 8 ही ऐसा ही चैप्टर है जिससे बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं थोड़ा समझ, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, अगर इसको आसान तरीके से ना समझाएं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का असामान्य हो जाने से कौन कौन से रोग होते हैं इसको भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए बाकी और सब चीजें इजी है, जॉन्डिस वगैरह हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबसे लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट का, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके, बस यही था चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 9 है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स जो कि बहुत आसानी से जानते होंगे। ठीक है, टाइप दो तरह के होते हैं, माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स कहते हैं ना। जैसे कैल्शियम लीजिए, कैल्शियम किससे मिलता है, दूध से मिलता है, दही से मिलता है। ठीक है, आयरन लीजिए तो कितना मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए, कितने मात्रा में आयरन लेना चाहिए, कितने मात्रा में पोटेशियम लेना चाहिए, कितने मात्रा में जिंक लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो लोग जिम करते हैं अपनी डाइट पे, अपने हेल्थ पे ध्यान रखने वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनरल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके फंक्शंस,
डिफिशियंसी डिजीज, हमें कुछ कुछ पता भी नहीं चलता है, खाते चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता है कि इसमें मिनरल्स हैं कि नहीं है, तो इससे होने वाले रोग क्या क्या है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कितने मात्रा में लेना है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम क्लोराइड, यहाँ कुछ मिनरल्स दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम का क्या रोल है, कैल्शियम का, आयरन का हमारे बॉडी में, क्लोराइड का, इसको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। पानी सभी को पता है, पानी हम लोग बहुत पीते हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है। ठीक है, पानी की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल बहुत से इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, हमें चार्ज कर देता है। कभी देखिए ना, कभी हमें डायरिया, दस्त हो रहा है, हम तुरंत घोल पी लेते हैं, ORS का घोल पी लेते हैं। ठीक है, या फिर क्या करता है इलेक्ट्रोलाइट, कुछ ऐसे घोल आते हैं जिसमें सोडियम प्लस चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें रिचार्ज कर देते हैं, कहते हैं ना रिचार्ज कर देना, फुल एनर्जेटिक बना देना, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, कैसे बॉडी पानी का हमारे बॉडी में, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वाटर टर्न ओवर एंड बैलेंस, ठीक है, कैसे जो होता है संतुलित होता है पानी हमारे बॉडी में। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो पानी का जो कहते हैं फ्लूइड होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन कैसे होता है, क्या चीजें हैं, इसको देखेंगे, कितनी मात्रा में लेना है ये पढ़ेंगे। और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से होने वाली डिजीज को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कैसे होता है, इसके कारण क्या है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, जिसको ORS का घोल, आप लोग देखे होंगे ना, ORS का सॉल्यूशन आता है ना पैकेट में, जिसको बोलते हैं ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उसको हम पानी में डाल के घोल के पी लेते हैं, जिससे हम एनर्जेटिक फील करते हैं। आखिर कैसे पीते हैं, तुरंत चार्ज कैसे हो जाते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में। ठीक, चैप्टर नंबर 11 छोटा सा है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया, बिल्कुल बिल्कुल बायो में टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ गया है, खासकर फार्मेसी फील्ड में, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 आपका है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। आ गया ना, हम कहते हैं ना बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी वाला तो पार्ट रहेगा ही, तो ये ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, जो भी आपके बॉडी में ऑर्गन है, खासकर किडनी हो गया और लीवर हो गया, ठीक है, और लिपिड प्रोफाइल, ये इसके बारे में देखेंगे। नाम सुने होंगे ना, किडनी फंक्शन टेस्ट, आपकी पूरी किडनी के बारे में जांच। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, आपके लीवर के फंक्शन के बारे में पूरी जांच होगी। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड के बारे में पूरी जांच होगी, आपका क्या रिपोर्ट कह रहा है उसके बारे में बहुत अच्छे समझेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, किसी का भी रिपोर्ट हो, बहुत आराम से बता पाएंगे कि उसके बॉडी में क्या चीज बढ़ा हुआ है, कौन सा प्रोटीन बढ़ा है जो लीवर के लिए अच्छा है, कौन सा आपके लिए एंजाइम है जो किसके लिए, किडनी के लिए अच्छा है। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, चैप्टर नंबर 30 जो कि लास्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ठीक है, ब्लड और यूरिन का पैथोलॉजी मतलब उसके जांच। ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, द रोल ऑन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ये तो ब्लड के ही पार्ट होते हैं, इनका रोल ये क्या है हमारे बॉडी में। ठीक है, इससे किसके कमी से होने वाले रोग क्या क्या है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इराथ्रोसाइट्स ये भी कहीं ना कहीं ब्लड के पार्ट होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इराथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस, मतलब क्या होता है, यूरिन, जो यूरिन होता है उसका असामान्य संगठन, असामान्य घटक। ठीक है, यूरिन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कभी सोडियम, कभी अमोनिया, कभी पोटेशियम। ठीक है, कुछ चीजों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कभी शुगर की, तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उससे होने वाले रोग क्या क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 13 में। ठीक है, इसके महत्व क्या है इसको देखेंगे। तो ये टोटल चैप्टर आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में भी 13 थे, बायो केमिस्ट्री डिपार्ट सेकंड ईयर में भी 13 चैप्टर है। बस 13 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो जरूर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत आसानी से, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बायो केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। आपको एकदम फील नहीं होने देंगे कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। कैसे आपको हमारे साथ अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, तो हमारी क्लासेज जो है उदित फार्मेसी के ऐप पे 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। 1 अगस्त से डी फार्म सेकंड ईयर का जो न्यू बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लाइव क्लास वगैरह पढ़ाया जाएगा। बायो केमिस्ट्री आपको हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको लेडी लाइव क्लास लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज भी मिल जाएंगे, टेस्ट वगैरह भी होते रहेंगे और एग्जिट एग्जाम के गाइडेंस भी आपको देते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी कोर्स का प्राइस है 1509 रुपये। ठीक है,
लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 20% ऑफ न्यू बैच, कूपन कोड अप्लाई करिए, आपको कोर्स का प्राइस मिल जाएगा 1199 रुपये। तो आप शामिल हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, भूलिएगा मत, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आप अपने एग्जाम को बूस्ट कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल स्टेप है, उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, अपने नेम को डालिए, जीमेल डालिए, लॉगिन करके अपने कोर्स को परचेज कर लीजिए कोर्सेस वाले ऑप्शन में आके। ओके, बहुत इजी स्टेप है जो कि आप कई बार फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो यही था आज का सेशन। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे उदित फार्मेसी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे अपडेट्स आपको नहीं मिल पाते हैं, तो आप यहाँ उदित फार्मेसी के इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी चीजें अपडेट यहाँ पे भी मिल जाती हैं। ऐसे ही आदित्य3.official मेरा इंस्टा आईडी है, आदित्य SRI3 है, सर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आदित्य3.official इसको भी फॉलो कर लीजिए, जिसमें बहुत सारी चीजें अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपकी क्यूरी को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच। कैसा लगा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।